हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे से यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े हैं। और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कितने तरह के बंदोबस्त लाए गए जो भू राजस्व से, भूमि व्यवस्था से संबंधित थे, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर इसका पृष्ठभूमि देखा जाए तो चूँकि भारत जो था वो अंग्रेज़ों के आने से पहले एक कृषि प्रधान देश के रूप में विद्यमान रहता है। और आज भी हमारा देश जो है लगभग कृषि प्रधान देश ही है, क्योंकि 70% आबादी जो है कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो भारत था एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ पर्याप्त मात्रा में आपका अनाज वगैरह इतना उपजा जाता था कि यहाँ के लोग आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे होते हैं, अर्थात आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ों का आगमन 1600 ईस्वी में होता है तो धीरे धीरे ये भारत के क्षेत्र को जीतने लगते हैं, जिसमें प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये सब महत्वपूर्ण युद्ध को जीतने के बाद बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये सब धीरे धीरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और यही भारत को अपनी इनकम का स्रोत अंग्रेज बना लेते हैं, जिसमें उनका एक ये भी स्रोत था जो बंदोबस्त से रिलेटेड है, अर्थात यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसानों से वो अपना भू राजस्व वसूलते हैं। तो इसी क्रम में आपका ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में मुख्य रूप से 3 चीज़ें पढ़नी है। एक जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। कितने तरह की व्यवस्था? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो इससे पहले का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए, जब इनका कब्जा भारत वाले क्षेत्र पर हो गया तो सबसे बड़ी समस्या ब्रिटिशों के पास ये आ गई कि जो भारत में जो खेती करने वाला ज़मीन है उस पर मालिकाना हक किसका हो और यहाँ से जो राजस्व वसूलने का जो अधिकार हो वो हम किसे दे। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो वारेन हेस्टिंग्स आते हैं वो भू राजस्व के क्षेत्र में 1772 ईस्वी में एक बंदोबस्त लागू करते हैं, जिसका नाम होता है पंचवर्षीय बंदोबस्त, अर्थात 5 साल के लिए भूमि का बंदोबस्त। लेकिन ये पंचवर्षीय बंदोबस्त होता है जो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है और ये लगभग फेल हो जाता है। इसलिए 1772 में इस पंचवर्षीय योजना को शुरू कर 1777 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भू राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। इसके बाद अगले गवर्नर के रूप में जो कॉर्नवालिस आते हैं वो 10 वर्षीय व्यवस्था को लाते हैं और इस 10 वर्षीय व्यवस्था को लाने के बाद 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को अस्थायी बना देते हैं। 10 वर्षीय के स्थान पर पहले इसे 5 वर्षीय फिर किया जाता है, फिर 1-2 वर्षीय किया जाता है, मतलब उसका क्रम वर्षों का चेंज होते रहता है। तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो सबसे पहला बंदोबस्त, जिसका नाम है जमींदारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या फिर इसे और भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी, विस्वेदारी या इस्तमरारी बंदोबस्त। तो ये सारे नाम केवल एक ही बंदोबस्त को दर्शाते हैं, जिसका नाम होता है अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जमींदारी बंदोबस्त। तो जमींदारी बंदोबस्त जो था वो अंग्रेज़ों द्वारा जमींदारों को दिया गया एक अधिकार था। ये जो जमींदार होते थे ये किसानों के पास जाके टैक्स वसूला करते थे, अर्थात राजस्व वसूला करते थे। तो जब जो अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों से रिलेटेड था। जो अस्थायी बंदोबस्त का जो प्रारंभ होता है, इसका जो अस्थायी बंदोबस्त का जो सबसे पहला विचार आता है वो फिलिप फ्रांसिस के मन में आता है। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले जो विचार करने वाले थे वो कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। लेकिन इसको लागू करने वाले कौन होते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू करते हैं? तो 1793 ईस्वी में। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त का विचार सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस ने लाया था। इसे लागू करने वाले कॉर्नवालिस होते हैं। कब करते हैं? तो 1793 ईस्वी में। इसके बाद यह कहाँ लागू किया जाता है?
तो सबसे पहले ये बंगाल वाले क्षेत्र में, उसके बाद बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसे लागू किया जाता है। जब यह अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों के लिए होता है, लेकिन जब 1793 इसमें इसे अस्थायी बना दिया जाता है, उसके बाद और कई क्षेत्रों को ऐड किया जाता है। यूपी के बनारस, गाजीपुर वाले इलाके एवं उत्तरी कर्नाटक का एरिया भी इसमें शामिल होता है। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त में आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके साथ यूपी का बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक का कुछ हिस्सा शामिल था। तो लगभग 19% जो ब्रिटिशकालीन जो भू राजस्व थे, तो ब्रिटिश भारत में 19% हिस्से में लगभग ये अस्थायी बंदोबस्त फैला हुआ था। और इसमें मुख्य बात यह है, अस्थायी बंदोबस्त में या जमींदारी बंदोबस्त में, तो ये जमींदारों के साथ एक सेटलमेंट है, आपको पता ही है। और इसमें जो होता था वो कुल उपज का जो हिस्सा होता था वो 10/11 हिस्सा अंग्रेज अपने पास रखते थे और बाकी जमींदार 1/11 अपने पास रखते थे। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, जो जमींदार जो होते थे वो किसानों से जो भू राजस्व वसूलते थे वो 10/11 हिस्सा अंग्रेजों को दे देते थे और बाकी 1/11 हिस्सा जमींदार खुद अपने पास रखते थे। इसमें जमींदारों को कई तरह का बेनिफिट हुआ, यानी कि जमींदार किसानों से मनमाने तरीके से लगान वसूलते थे और बाकी 10/11 ही उनको केवल देना होता था। बाकी जितना शेष बचा वो सब अपने पास ही रखते थे, चाहे बाढ़ हो या फिर अकाल हो या फिर कोई भी मौसमी ऐसी घटनाएं हो जिसमें उपज आपका हो या ना हो, लेकिन ज़बरदस्ती जमींदार जो है वो किसानों से ये अनाज वसूला करते थे, उपज वसूला करते थे। तो बस अस्थाई बंदोबस्त में आपको ये याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसे जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी या इस्तबारारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। इसका विचार सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस के मन में आया, लागू कॉर्नवालिस ने किया। कब? 1793 ईस्वी में। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए था और उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। सबसे पहले बंगाल में, उसके बाद इसे अस्थायी बना दिया गया तो यूपी का बनारस, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक के हिस्से में भी इसे लागू कर दिया गया। ये ब्रिटिश भारत का जो हिस्सा हुआ करता था उसमें लगभग 19% हिस्से में ये फैला हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया हुआ था। और जमींदारों के साथ ये सेटलमेंट था। इसमें अंग्रेजों को कुल उपज का 10/11 हिस्सा जमींदार अंग्रेजों को दे देते थे और बाकी 1/11 हिस्सा जमींदार खुद रखते थे। अस्थायी बंदोबस्त के साथ ही एक सूर्यास्त कानून भी जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था। सूर्यास्त कानून कहने का मतलब यानी कि जो जमींदारों को यह अधिकार था, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड दिया हुआ रहता था कि इतने टाइम के अंदर या इस दिन के अंदर आपको लगान अंग्रेजों को दे देना है और मतलब उस शाम के अंदर तक दे देना है, यानी कि उस शाम तक अंदर तक दे देना है। और जब ये नहीं दे देते थे तो जमींदारों को उनका जो अधिकार होता था वो छीन लिया जाता था। तो सूर्यास्त कानून भी आपका अस्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है और इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगले जो व्यवस्था के रूप में आते हैं वो होते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था। रैयत मुख्य रूप से दक्षिण भारत के किसानों को कहा जाता था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था ये मुख्यतः जो किया जाता था वो किसानों के साथ। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने की ज़रूरत आखिर अंग्रेज़ों को क्यों पड़ी? चूँकि इसमें जो जमींदार होते थे वो कई तरह के घोटाले भी कर लेते थे। वो अंग्रेज़ों को पहुँचाते तो थे राजस्व, लेकिन खुद ज़्यादा वसूल लेते थे और किसानों की जो स्थिति थी उसके दशा से अंग्रेज वाकिफ़ नहीं थे कि आखिर ये जमींदार जो होते हैं वो किस तरीके से अपना राजस्व किसानों से वसूलते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से जो अंग्रेज था वो डायरेक्ट किसानों के साथ किया। क्या था इस व्यवस्था में? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में किया गया था। यानी कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में किसने किया था? तो कर्नल रीड ने इसे प्रयोग के तौर पे किया था। बाद में 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में विधिवत रूप से लागू कर देते हैं। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होता है, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1835 ईस्वी में एक लेफ्टिनेंट बिनगेट ने भूमि सर्वेक्षण कर इसे लागू किया था।
बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो लेफ्टिनेंट बिनगेट ने। कब किया? तो 1835 में भूमि सर्वेक्षण कर प्रारंभ में ये जो बम्बई में जो रैयतवाड़ी जो किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, भू राजस्व लिया जाता था, वो कुल उपज का 50% लिया जाता था। बाद में इसे बढ़ाकर 66% किया गया, फिर 66% से बढ़ाकर भी और आगे कर दिया जाता है। इससे किसानों में आक्रोश पैदा हो जाता है और लगभग 1875 ईस्वी में एक भयंकर किसान आंदोलन भी वहाँ कृषक विद्रोह होता है। तो इतना रैयतवाड़ी व्यवस्था से आपको ध्यान रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो सबसे पहले मद्रास, बम्बई और असम वाले क्षेत्रों में। जो आसाम था उस समय का पूर्वी बंगाल हुआ करता था। ये चूँकि ये देखिए मद्रास, बम्बई, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ ये पूर्वी बंगाल में भी लागू हुआ था। और लगभग 51% 51% एरिया में जो ब्रिटिश भारत का एरिया हुआ करता था उसमें फैला हुआ था। क्या? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो टैक्स देना होता था किसानों को, ये कुल उपज का 1/2 यानी कि आधा हिस्सा देना होता था। तो ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके साथ? तो डायरेक्ट किसानों के साथ। सबसे पहले इसका प्रयोग 1792 में मद्रास के 12 महल में इलाकों में हुआ। और कौन करने वाले थे? तो कर्नल रीड। बाद में 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इसे मद्रास में विधिवत रूप से लागू कर दिया। सबसे पहले मद्रास में, फिर बम्बई और फिर पूर्वी बंगाल जो असम वाला क्षेत्र हुआ करता था। लगभग 51% एरिया में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था फैला हुआ था। अगर बम्बई का बात किया जाए तो बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब? तो 1835 ईस्वी में लेफ्टिनेंट बिनगेट ने भूमि सर्वेक्षण लागू कर इसे लागू किया था, जिसमें सबसे पहले ये उपज का कुल उपज का 50% लेते हैं, उसके बाद 66%, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ाते हैं, चल जाते हैं, जिससे किसानों में आक्रोश पैदा हो जाता है। तो ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसके अलावा जो तीसरा था वो था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल कहने का मतलब अर्थात डायरेक्ट गांव से, यानी कि किसानों से ना लेकर ये सीधे गांवों से लेते थे। जो गांव के मुखिया वगैरह होते थे उनसे महाल गांव के मुखिया वगैरह को कहा जाता था उस टाइम। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ होता है गांव, और गांव में उस समय जो मुखिया वगैरह होते थे, यानी कि मुखिया वगैरह को ये अधिकार दिया जाता था कि आप पूरे गांव से एक बार टैक्स वसूल के और डायरेक्ट हमें दे दीजिए। तो सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव आया वो 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। बाद में इसमें इसका साथ बर्ड ने भी दिया था, और 1833 ईस्वी में टॉमसन भी महालवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था डायरेक्ट गांव से सबसे पहले 1819 में हॉल्ट मैकेंजी, उसके बाद बर्ड, और 1833 में टॉमस भी इससे जुड़े हुए थे। महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो यूपी के संपूर्ण क्षेत्र में। लेकिन यूपी में चूँकि बनारस और गाजीपुर में कौन सी व्यवस्था चल रही थी? तो अस्थाई बंदोबस्त। तो यूपी के बनारस और गाजीपुर को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो यूपी बचता है वहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी, महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। उसके अलावा जो मध्य प्रांत का क्षेत्र हुआ, उसके अलावा पंजाब में, ये भारत के लगभग जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था उसके लगभग 30% एरिया में ये महालवाड़ी व्यवस्था फैली हुई थी। तो यहाँ 19%, यहाँ 51%, यानी 51, 19, 70 और लगभग 30%, यानी कि पूरा जो ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों के कब्जे में था। तो ध्यान रखिए कि 19% में अस्थाई बंदोबस्त, 51% में आपका रैयतवाड़ी और 30% एरिया में महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। तो आपको ये 3 व्यवस्था है जो स्टार्टिंग से बता दिए हैं, और आपको क्रम में धीरे से स्टार्टिंग से इसे बताने के बाद इसका एक बार रिविजन करने के बाद आसानी से ये याद हो जाएगा। तो ये सारे व्यवस्था को आप एक बार क्रम से पढ़ के आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।